नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये मोटिवेशनल लाइन मुझे इसलिए बोलनी पड़ती है क्योंकि अब सोने का समय नहीं रहा है। अब तो उठने का, जागने का और कुछ करने का समय आ गया है, क्योंकि अब कुछ समय आपके पास शेष बचा है। क्योंकि ये रीट प्री क्लियर नहीं होगी आपसे तो फिर आप रीट मेंस के काबिल नहीं रहोगे। इसलिए आपको उठाना ज़रूरी है, क्योंकि रीट प्री क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा रीट में ही सीटी आती है आपके, फिर सेकेंड ग्रेड में और फिर आपके फर्स्ट ग्रेड में। इसलिए सबसे ज़्यादा चांस आपके रीट में ही बनते हैं। इसलिए उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो हम अब इसी श्रृंखला में अपने सेशन की ओर बढ़ लेते हैं। आज इस क्लास में हम सामयिक या मौसमी पवनों की चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने स्थायी पवनों की चर्चा की थी। तो जो पवनें मौसम और समय के अनुसार बदलती रहती है, अपनी दिशा में परिवर्तन करती रहती है, उन्हें मौसमी या सामयिक पवनें कहते हैं। ये पवनें आपके दो प्रकार की होती है, ग्रीष्मकालीन पवनें और शीतकालीन पवनें। अब ग्रीष्मकालीन पवनें और शीतकालीन पवनों में आप थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए, इन्हें थोड़ा सा जान लीजिए। तो हम बात करते हैं आपकी ये पवनें जिन हवाओं की दिशा में मौसम या फिर समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं, उन्हें मौसमी पवनें कहते हैं। फिर बात आती है ये पवनें दो प्रकार की होती है, दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें और उत्तरी पूर्वी शीतकालीन मानसूनी पवनें। अब देखो, दक्षिणी पश्चिमी शीतकालीन मानसून पवनें ये क्या है? ये पवनी वो है 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। यानी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो सीधा चमकता है सूर्य 21 जून को, तो कर्क रेखा वाले स्थानों पर तो ताप अधिक होगा और नीचे जो दक्षिणी अक्षांशों में वहाँ ताप कम होगा। तो थार के मरुस्थल में, आपके मध्य एशिया में, वहाँ ताप अधिक और न्यून दाब होगा। जहाँ ताप और दाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। जहाँ ताप अधिक होता है तो दाब कम होता है, और ताप कम होता है तो दाब अधिक होता है। तो थार के मरुस्थल में और मध्य एशिया में ताप अधिक होता है तो दाब न्यून होता है। तो हवाई हमेशा उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलती है। ये आपके दिमाग में बिठा लेना कि हवाई उच्च दाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है। फिर ताप ज़्यादा आपके थार मरुस्थल में और इधर रहता है। फिर नीचे दक्षिणी अक्षांश में, जैसे आपके हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, उधर ताप तो होता है कम और दाब होता है अधिक। तो हवाएं उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलेगी, तो हवाएं हिंद महासागर से ऊपर की ओर चलेगी, थार के मरुस्थल की ओर। अब एक बार थोड़े डायग्राम से समझ लीजिए। जहाँ ये थार का मरुस्थल है, इधर थार मरुस्थल, तो आपके यहाँ ताप अधिक होता है, ताप अधिक और न्यून दाब। और हिंद महासागर इधर आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर आपका अधिक, तो यहाँ न्यून दाब बनेगा और यहाँ उच्च दाब बनेगा। तो हवाएं इधर से ऐसे चलेगी, ऐसे, यहाँ से ऐसे चलेगी। अब ऐसे चलेगी तो बंगाल की खाड़ी से भी गुजरेगी, अरब सागर से भी गुजरेगी। जब जल वाष्पों यानी आर्द्र जो सागर महासागर उनके ऊपर से गुजरेगी, तो जल वो वाष्प ग्रहण कर लेगी और अपने साथ आर्द्रता और नमी लेकर जाएगी। तो नमी लेकर जाएगी तो इनके मार्ग में जो अवरोध आएंगे, चाहे आपका पर्वत मान लो, चाहे कोई पठार मान लो या कोई उच्चावच मान लो, तो ये पवनें उनसे टकराएगी तो ये वर्षा करेगी। इसीलिए इन ढालों पर, पूर्वी और पश्चिमी ये ढाल है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा
करती है ये हवाएं, और ये हवाएं ऐसे चलती है तब ही भारत में मानसून ज़्यादा मजबूत होता है। तो अब देखो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसी कारण मध्य एशिया और थार मरुस्थल में ताप अधिक व न्यून दाब होता है, जबकि अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में ताप कम और उच्च दाब होता है। तो पवनें महासागरों से स्थलीय भागों की ओर चलती है। महासागरों से चलती है तो पता है आपको, नमी लेके जाएगी, वर्षा भी करेगी, और स्थलीय आर्द्र पवनें होती है, और स्थलीय भागों से महासागरों की ओर चलती है तो वो शुष्क पवनें होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। महासागरों से आने के कारण जल वाष्प से पूर्ण होती है और तब पर्वतों व पर्वत उन्मुखी ढालों से टकराकर भारी वर्षा करती है। भारत में ये पवनें बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से दक्षिण पश्चिमी दिशा में चलती है। यानी भारत में ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दक्षिणी पश्चिमी दिशा में चलती है। इस कारण इन्हें दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें कहते हैं। इसी कारण इन पवनों का सर्वाधिक विकास दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन और जापान में हुआ है। तो ये आपको दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में मैं आपको समझाई हूँ, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम उत्तरी पूर्वी शीतकालीन मानसूनी पवनों की। अब उत्तरी पूर्वी शीतकालीन मानसूनी पवनें क्या होती है, अब ये इस स्लाइड में आप समझ लो ध्यान से कि इनमें क्या होता है कि 22 दिसंबर सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता, उसमें 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता था। अब इसमें क्या होता है कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में यानी हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इनमें आपके ताप अधिक होता है और न्यून दाब होता है, और आपके थार के मरुस्थल में, मध्य एशिया में, इनमें ताप कम होता है और उच्च दाब होता है। तो हवाएं आपके थार के मरुस्थल से, मध्य एशिया से दक्षिणी भागों की ओर चलेगी। तो ये स्थलीय भागों से चलने के कारण शुष्क होती है, इसलिए इनसे वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन इन क्षेत्रों से वर्षा आपके उत्तरी पूर्वी भागों में और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में ये पवनें वर्षा करती है ना। तो अब आप इसको ध्यान से समझो एक बार कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस कारण मध्य एशिया यानी बेकाल झील के आसपास और उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च दाब बनता है, और अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत में न्यून दाब होता है। इसलिए हवाएं स्थल से महासागरों की ओर चलती है। ये चीज़ें मैं आपको समझा चुकी। इसलिए शुष्क होती है, स्थलीय भाग से चलेगी तो शुष्क होगी, और महासागरों से चलेगी तो पवनें आर्द्र होगी, इस और वर्षा करने में असमर्थ होती है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट यानी तमिलनाडु के तटीय भागों में इन हवाओं से शीतकालीन वर्षा होती है। इससे भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में तथा तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा होती है। यानी ये उत्तरी पूर्वी भागों में और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में ही ये वर्षा करती है, और अन्य क्षेत्रों में ये वर्षा नहीं करती है। और ये यानी स्थलीय भागों से चलती हवाएं, इसलिए ये शुष्क होती है, आर्द्र नहीं होती है, इसलिए इनसे वर्षा कम होती है, ना के बराबर होती है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो अगली स्लाइड आ रही है उसमें आपको जो मैं पिछले क्लास में जो पवनें बताई थी उसका एक डायग्राम है। वो डायग्राम उन जो नोट्स बनाओ ना व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनों का, तो उन नोट्स के साथ वो ऐड कर लेना आप, क्योंकि उसमें क्या है कि वो पिछले क्लास का है, वो क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इस क्लास में मैं उसको जोड़ रही हूँ, तो वहाँ से ही इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। अब आपको ये डायग्राम समझ में आ गया, या आपको ये बनाना आ जाएगा। आपको ऐसे के ऐसे डायग्राम बनाना है और प्रैक्टिस करनी है, एक बार नहीं 10 बार। अगर आप ऐसे के ऐसे निशान लगा लगा के डायग्राम बना दोगे तो आपको तीनों प्रकार की जो पवनें हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय, तीनों की दिशा आसानी से मालूम हो जाएगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सुनो एक बार, पहले तो आपकी 7 पेटियां हैं, विषुवतरेखीय न्यून दाब पेटी, उपोषण उच्च दाब पेटी, और उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी।
ये ऊपर है और यही कंडीशन आपके नीचे है। 7 पेटियाँ हैं, ठीक है, आपको बनानी आनी चाहिए। अब यहाँ पे जो विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी है, इसके उत्तर में और दक्षिण में व्यापारिक पवनी चलती है। आपकी उपोषण उच्च वायुदाब पेटी है, यहाँ से ध्रुवीय उच्च वायुदाब की ओर यहाँ पछुआ पवनी चलती है और ऊपर आपके ध्रुवीय पवनी चलती है। तो आपको सबसे पहले पवनी उच्च दाब से न्यून वायुदाब की ओर बहती है। ये आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट हमेशा रहना चाहिए, जब भी आप ये टॉपिक पढ़ो तो पवनी उच्च दाब से न्यून वायुदाब की ओर बहती है हमेशा। तो उच्च वायुदाब की पेटी आपकी ये है, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, और ये न्यून वायुदाब की पेटी। तो हवाएं ऐसे ही तो बहेगी, ऐसे ही तो बहेगी और नीचे से ऐसे बहेगी, कॉमन सी बात है। तो अब ऐसे समझो, जो ऊपर वाली दिशा है ये आपकी उत्तर है, इधर आपके पश्चिम है और इधर आपके पूर्व है। तो इसकी दिशा कौन सी हो गई? अब आप ऐसे समझो, एग्जाम्पल ऐसे समझो, इसकी दिशा कौन सी हो गई? तो इसकी दिशा आपके ये हो गई उत्तर और ये आपकी पूर्व। तो उत्तर में उत्तर पूर्व से, फिर आप दक्षिण में समझो, तो दक्षिण में आपके ये हो गई दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से बहती है और उत्तर में उत्तर पूर्व से ये पवनी बहती है। ऐसे आपको दिशा निकालनी आनी चाहिए। फिर आपकी पछुआ पवनी, पछुआ पवनी आपके नीचे आपका दक्षिण होता है तो दक्षिण, और इधर आपका पश्चिम होता है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिण में ये पवनी आपकी उत्तर से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, और ध्रुवीय पवनी आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, और नीचे से ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। क्योंकि मैं तो खूब कोशिश करी थी ये दिशाएं वैसे समझने की, बाकी मुझे तो वैसे दिशाएं समझ में आई नहीं थी। मैं तो ये डायग्राम बनाती हूँ और जैसे जैसे इसमें जो ये तीर के निशान लगे हुए हैं वैसे निशान लगा लेती हूँ, और फिर ऐसे आपका ये आपको सब जानते हो, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और आपके इधर पूर्व होता है और इधर आपके पश्चिम होता है। बस मैं तो फिर जैसे जैसे आपका ये तीर का निशान होता है वैसे वैसे मैं तो दिशा निकाल लेती हूँ, और मैं तो हमेशा से ही ऐसे ही याद करती हूँ, और मेरे दिमाग में ऐसा फिट बैठ गया जो मैं आज तक नहीं भूली हूँ। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको ढंग से क्लियर कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।